हेलो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ स्टेट की, तो हमें पता है कि मैटर के तीन टाइप ऑफ स्टेट होते हैं। कौन कौन से? आपके सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और आपका गैसेस स्टेट। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है जो भी चीज आपका मास ले और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है? मैटर होता है। कि कोई भी चीज जिसके पास मास हो और उसके पास कुछ वॉल्यूम हो तो क्या होता है? मैटर होता है। और मैटर के तीन टाइप ऑफ स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट और एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है आपका गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैटर का एक स्टेट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज सॉलिड स्टेट। मैटर का एक स्टेट है दैट इज सॉलिड स्टेट। इससे पहले थोड़ा कुछ लिख लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर, देखिए मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में लिखिए। लिखिए एनीथिंग, एनीथिंग which has mass, which has mass and occupy occupy space called matter, called matter। मतलब जिस चीज के पास कुछ मास हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो तो क्या कहलाता है? वो मैटर कहलाता है। लेट अस सपोज कोई एग्जांपल, आपका ये पेन, पेन क्या है? इसके पास कुछ मास है, कुछ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ वॉल्यूम है इस पेन का और कुछ मास है, तो क्या है? एक मैटर है। कोई भी चीज, आपको ये डेस्कटॉप, ये लाइट की बल्ब, आपको ये पानी, ये आपका कार्बन, आपका रॉक्स, आपका पेट्रोल, ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इनके पास मास है और ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो दैट इज मैटर। ठीक है, तो एग्जांपल में लिखिए एयर, वाटर, रॉक, कार्बन, स्टील और ये बहुत सारे एग्जांपल ईटीसी। ठीक है, तो क्या है? ये मैटर है। तो मैटर के तीन टाइप ऑफ स्टेट होते हैं। कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है वो देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के तीन टाइप ऑफ स्टेट होते हैं। कौन कौन से स्टेट होते हैं? जनरली तीन होते हैं, वैसे तो पांच होते हैं पर हम जनरली बात करते हैं तीन की। कौन कौन से होते हैं? आपका सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैस स्टेट, और चौथा होता है आपका प्लाज्मा स्टेट और पांचवा होता है बॉस आइंस्टाइन स्टेट। पर हम बात करते हैं सिर्फ तीन स्टेट पे। हम किस पे बात करते हैं? सिर्फ तीन, जनरली तीन स्टेट पे बात करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, जो हमारा चैप्टर भी नाम है किसका, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? सॉलिड स्टेट, जो हम पढ़ेंगे। और हमारा है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। थर्ड वन इज आपका गैसेस स्टेट। फोर्थ वन इज आपका प्लाज्मा। फिफ्थ वन इज बॉस आइंस्टाइन, बॉस आइंस्टाइन कंडन, कंडन। ठीक है, देखिए पांच स्टेट होते हैं मैटर के, पांच स्टेट होते हैं। कौन कौन से? आपका सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और आपका बॉस आइंस्टाइन स्टेट। बट हम जनरली बात करते हैं तीन ही स्टेट पे। हम किसकी बात करते हैं? हम सिर्फ बात करते हैं आपके सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। मतलब हम जनरली सिर्फ तीन स्टेट पे बात करते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेट है मैटर का, सॉलिड स्टेट, जो आपका चैप्टर भी है, जो हम पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। आपने गैस स्टेट 11th क्लास में कवर कर रखा है और आपका लिक्विड स्टेट हम 12th क्लास में कवर करेंगे। मतलब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट आपका 12th क्लास का टॉपिक है और आपका गैस स्टेट आपने 11th क्लास में कवर कर रखा है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, मैटर के तीन टाइप ऑफ स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं आपका सॉलिड स्टेट, जो आपका चैप्टर है दैट इज सॉलिड स्टेट। देखिए, हमें पता है, हमने 9th 10th क्लास में क्या कवर कर रखा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमने पता है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है, एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं इन तीनों का क्या क्या होता है, फटाफट देख लेते हैं। देखिए, एक टेबल बनाए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है,
ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं क्या होता है सॉलिड क्या होता है गैस क्या होता है लिक्विड, हम तीनों में डिफरेंस देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मेन डिफरेंस होता है सॉलिड लिक्विड गैस में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण, कि भैया जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना क्या होगा एटम आपके क्लोज आएंगे, जितना क्लोज आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा हार्ड होगा, और हार्ड मतलब आपका सॉलिड, मतलब जितना लेट अस सपोज कोई दो एटम है, दो एटम में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा पास रहेंगे, जितना ज्यादा पास रहेंगे वो क्या होंगे, वो उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस उसमें कम होंगे, जितना पास होंगे उतना इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, जितना इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा वो क्या होगा सॉलिड होगा। ठीक है, वो क्या कर सकता है इजीली फ्लो नहीं कर सकता, उसकी शेप फिक्स रहेगी, और वो क्या करेगा वो कंप्रेस इजीली नहीं होगा, क्योंकि भैया आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है कम है, क्योंकि पहले से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों एटम बिल्कुल पास आ चुके हैं, बिल्कुल पास हो चुके हैं जितना हो सकता है, और अब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो अब जगह ही नहीं है, तो जगह ही नहीं है तो एटम जाएंगे कहाँ, तो ये कंप्रेस भी नहीं होते। ठीक है, तो मेन जो रीजन है इसका सॉलिड लिक्विड और गैस को जो अलग करता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ इंटरमोलिकुलर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स में ये क्या होता है सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में क्या होता है सबसे ज्यादा, तो वेरी हाई, सबसे ज्यादा होता है कौन से केस में, आपके सॉलिड के केस में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और लिक्विड के केस में भी ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है लिक्विड के केस में ज्यादा नहीं होता, लिक्विड के केस में सॉलिड से कम होता है, बट गैस से बहुत ज्यादा है, गैस में बहुत कम होता है, मतलब वीक फोर्स होता है गैस में, मतलब गैस होता है, गैस के दो एटम के बीच में जो लग रहा है फोर्स बहुत कम है, उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, तो जितना अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब है कि वो पास ज्यादा नहीं होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तभी तो मतलब एक दूसरे के पास नहीं है, पास नहीं है तो उन दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा तो अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा, छोड़ देंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो भैया ये गैस का काम होता है कि गैस में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बहुत कम होता है, लिक्विड के केस में थोड़ा ज्यादा होता है गैस के मुकाबले, और सबसे ज्यादा होता है आपके सॉलिड में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपके, अब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या हुआ कि चीजें पास आई, अगर जितना पास आई चीजें, अगर आपके दो एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होगा वो दोनों पास आएंगे, एटम जितना पास आएंगे मतलब स्पेस कम हो रहा है, तो इसका मतलब अगर सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो मतलब बहुत ज्यादा पास है, जितना ज्यादा पास है तो स्पेस क्या होगा कम होगा। तो लिखिए इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में लिखिए, इसमें क्या होगा वेरी लो, बहुत कम होगा, बहुत कम स्पेस होगा ना, और इसमें क्या होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब इससे सॉलिड के केस से लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और गैस में तो भैया बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस होगा, क्योंकि भैया उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा बहुत कम है, बहुत कम है, तो मतलब उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ थर्ड बात करते हैं, देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर बहुत ज्यादा है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो मतलब पास है, जितना पास है तो ज्यादा हिल विल नहीं सकते, ज्यादा हिल नहीं सकते तो मतलब इसका शेप जो होता है ना फिक्स होता है, इजीली फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं फ्लो कर सकता, क्योंकि एटम पहले से ही पास है, इतना ज्यादा पास है कि भैया फ्लो करेंगे कैसे, फ्लो करने के लिए हिलने के लिए कुछ जगह भी तो चाहिए, वो हिल ही नहीं सकते। तो भैया सॉलिड के केस में क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण इनकी शेप फिक्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप पे, तो शेप सॉलिड की क्या होती है फिक्स, मतलब डेफिनेट होती है, मतलब फिक्स बोलिए फिक्स, और आपका ये क्या होता है आपका ये फिक्स नहीं होता, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप लिक्विड को जिस भी शेप में डालेंगे वो शेप का बन जाएगा, अगर आप सिलेंडर शेप में डालेंगे लिक्विड को तो सिलेंडर शेप का बन जाएगा, अगर आप स्फेयर में डालेंगे तो स्फेयर का बन जाएगा, जिस शेप में डालेंगे लिक्विड को उस शेप में बन जाएगा। क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, किसका लिक्विड का, भैया इसका फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। और गैस का भी फिक्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है बहुत कम है, अगर कम है तो उसका तो और नहीं होगा, तो भैया ये भी नॉट फिक्स।
क्योंकि गैस को एक कमरे में छोड़ दो, पूरे कमरे में फैल जाएगा। गैस को सिलेंडर में छोड़ दो, पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। गैस को कंप्रेस कर दो, पूरे कमरे का गैस कंप्रेस कर दो, आपका पूरे मतलब आपके किचन में जो मतलब गैस यूज होता है वो क्या होता है, कंप्रेस्ड गैस होता है। मतलब बहुत सारे गैस को क्या कर दे, कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कंप्रेस्ड गैस है। तो भैया ये भी फिक्स नहीं होता ना। बात करते हैं अब किस पे, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे देखिए, पहली बात तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा और ये भी फिक्स होगा। वॉल्यूम ये भी चेंज, वॉल्यूम कैसे चेंज होगा भैया, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, सॉलिड जितना है उतना ही रहेगा ना। सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसको जिस शेप में डालोगे उतने वॉल्यूम में फैल जाएगा। पर गैस, अगर आप लिक्विड को देखो, लिक्विड 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी को सिलेंडर में डालो तो शेप चेंज कर लेगा, पर रहेगा तो 1 लीटर ही ना। और आप उसी 1 लीटर को स्फेयर में डालो तो रहेगा तो वो भी 1 लीटर, बेशक उसका शेप चेंज हो गया, स्फेयर बन गया, पर रहेगा तो वो पानी 1 ही लीटर ना। पर गैस के केस में ऐसा नहीं होता, जितने जितने बड़े एक्सपेंड में मार दो एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब उस शेप का ले लेगा और उतने वॉल्यूम में फैल जाएगा। अगर आप छोटा कर दो, कंप्रेस कर दो, तो भैया उतना वॉल्यूम में आ जाएगा, ठीक है, और उसका शेप ले लेगा। तो गैस का शेप फिक्स नहीं होता, बट सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का गैस क्या होता है, क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। ये होता है नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स। नाउ बात करते हैं हम किस पे, इसके कंप्रेसिबिलिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी पे, कंप्रेसिबिलिटी पे बात करते हैं। देखिए देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है आपका, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, उनके बीच में स्पेसिंग, दो एटम के बीच की स्पेसिंग बहुत कम होगी। जितनी स्पेसिंग कम होगी ना, मतलब जगह ही नहीं है आगे, जगह नहीं है तो आगे हम जितना कंप्रेस करेंगे तो जाएगा कहाँ, नहीं जा सकता आगे। आगे जगह ही नहीं है तो जाएगा, कितना कंप्रेस होगा, नहीं कंप्रेस हो सकता। तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि भैया नेग्लेक्जिबल, मतलब कंप्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर वो थोड़ा बहुत इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट ही करते हैं, मतलब हम उसे बोलते हैं जीरो। तो कंप्रेस होता है बट वो बहुत माइल्यूट होता है, बहुत छोटा होता है, हम उसे क्या कह रहे हैं, नेग्लेक्जिबल होता है। तो भैया आपका सॉलिड के केस में आपका क्या होता है, नेग्लेक्जिबल कंप्रेस होता है, नेग्लेक्जिबल। और आपके लिक्विड के केस में कम होता है, ऐसा नहीं लिक्विड के केस में नहीं होता, जबकि सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है बट कितना, नेग्लेक्जिबल, मतलब जीरो ही समझो उसको। और आपके लिक्विड केस में थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो मतलब थोड़ा सा स्पेस तो मिलेगा ना, तो कंप्रेस करेंगे थोड़ा सा तो अंदर जाएगा। तो भैया ये थोड़ा सा होता है तो वेरी लो, पर होता कितना है, बहुत। लिक्विड केस में क्या होगा, बहुत कम होगा। बट आपके गैस के केस में, गैस के केस में आपका कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, कम है, दो एटम के बीच में, गैस के दो एटम के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है मतलब वो दोनों फोर्स पास नहीं ला पा रहे, मतलब उसके बीच में स्पेस है, आपके एटम के बीच में स्पेस है, स्पेस है। तो और हम उससे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या करेगा, दोनों एटम पास आएगा। कंप्रेसिबल फोर्स हम लगाएंगे तो क्या करेगा, दोनों एटम पास आएगा, तो क्या इजीली कंप्रेसिबल है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम मतलब मोलिकुलर स्पेस ज्यादा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा और हम उसे क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या इजीली क्या हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, वेरी हाई, क्या होते हैं, वेरी हाई। नाउ हम बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर, ये हमने देखा आपके सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। हमारा चैप्टर तो ये है सॉलिड स्टेट, हम सॉलिड स्टेट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। देखिए हमने पढ़ा कि मैटर के 3 टाइप होते हैं, मैटर के 3 टाइप होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। अब मैं बता रहा हूं आपको, सॉलिड के भी 2 टाइप होते हैं, सॉलिड के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। देखिए क्या होता है, नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड देखिए, टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम देखते हैं आपका कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के सॉलिड होते हैं, 2 टाइप ऑफ सॉलिड। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड बोलिए या इसको नॉन क्रिस्टलाइन बोलिए, लिख लीजिए यहाँ,
नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पिसूडो सॉलिड, पिसूडो सॉलिड। और इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुपर कोल्ड, सुपर कोल्ड सॉलिड। ठीक है, तो इसी के आपके दूसरे एमोर्फस सॉलिड के 3-4 नाम है और सारे नाम मैंने लिख दिए। ठीक है, बात करते हैं दोनों पे, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना, बात करते हैं आपके दोनों में डिफरेंस, देखते हैं क्या होता है। तो एक टेबल बनाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड वन इज एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या है दोनों में डिफरेंस। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के, तो आपका कॉपर, निकल, आपका NaCl, ये सब क्या एग्जांपल है क्रिस्टलाइन के, और आपके एमोर्फस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या एग्जांपल एमोर्फस के। तो लिखिए एग्जांपल, लिखिए दोनों में। आपके क्रिस्टलाइन के एग्जांपल हैं आपकी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, NaCl, निकल, ये सब क्या एग्जांपल आपके किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और आपको एग्जांपल दूं मैं एमोर्फस के, एमोर्फस के एग्जांपल लिखिए ग्लास, प्लास्टिक और आपका रबर, ये सब एग्जांपल किसके आपके एमोर्फस सॉलिड के। ठीक है, नाउ क्या होता क्या है एमोर्फस सॉलिड, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक कहानी सुनाता हूं वो समझिए। लेट अस सपोज कोई स्कूल बस है, स्कूल बस है, वो स्कूल बस पिकनिक पे गई, पिकनिक पे गई स्कूल बस, किसी पिकनिक पे गई, पहाड़ी वाले एरिया में गई, ठीक है, कहीं भी गई। ठीक है, तो पिकनिक पे गई ये स्कूल बस, और यहाँ पे बच्चे, स्कूल बस में जो बच्चे फिर उतरे यहाँ पे पिकनिक प्लेस पे उतरे और आराम से घूम रहे, आराम से इस पिकनिक प्लेस पे घूम रहे बच्चे। और घूमते घूमते पता चला थोड़ी देर बाद यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है। और इस अटैक के कारण क्या हो जाएगी, भगदड़ हो जाएगी, यहाँ पे भगदड़ हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे जो है फटाफट फटाफट बस में आने की कोशिश करेंगे, और फटाफट आने की कोशिश करेंगे, और जहां तहां सीट मिले वो वहां बैठ जाएंगे और बस वहां से फरार हो जाएगी। तो क्या हुआ इस केस में, इस केस में ये हुआ कि भैया बच्चे का अरेंजमेंट, कि बच्चे जिस सीट पे पहले बैठ के आए थे अब वो सीट पे नहीं होंगे, घबराए होंगे बच्चे, जहां उनको सीट मिली बस में वहां जाके बैठ गए। तो ये कहानी किसकी, एमोर्फस की। पर सोचो टेररिस्ट ना आए होते, टेररिस्ट अगर ना आए होते, आराम से बच्चे घूम फिर के जाते, बैठते बस में, जहां थे वहां पे सीट पे अपनी बैठते, आराम से खाते पीते मौज से घर पहुंच जाते। तो ये कहानी किसकी है आपकी, आपकी जब टेररिस्ट ना आए होते, तो ये कहानी है आपकी क्रिस्टलाइन की। अब ये क्या कहानी है, इस कहानी को देखिए, रिलेट करता हूं मैं, इस कहानी को रिलेट कीजिए, देखिए बताता हूं। इस क्रिस्टलाइन में क्या होता है, आपके जो सॉलिड्स होते हैं, इस क्रिस्टलाइन में जो आपके सॉलिड्स मतलब एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट होती है, उनकी अरेंजमेंट बहुत सही होती है, ऑर्डर में होती है उनकी अरेंजमेंट। देख रहे हैं एटम की अरेंजमेंट है बिल्कुल ऑर्डर में है, जो जहाँ पे है बिल्कुल फिक्स है, अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से, अरेंजमेंट अच्छे हैं। तो मतलब यहाँ पे टेररिस्ट नहीं आया, एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे टेररिस्ट नहीं आया, बच्चे घूम के आए, जिस सीट पे पोजीशन पे बच्चे बैठे थे अपनी पोजीशन पे बैठ के वापस घर आराम से खाते पीते घर पहुंच गए। तो क्या है, ये बहुत आपके क्या अरेंजमेंट, ऑर्डर, आपके आपके एटम और आपके मॉलिक्यूल क्या है, अरेंज है। बट इस केस में एमोर्फस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेररिस्ट आ गए, भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, इसका मतलब ये है कि भैया जो जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, जिसको जहां सीट मिलेगी वहां बैठ जाएगा। भैया इनकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, अब पता नहीं अजीब सी, ठीक है। तो ये इनकी अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट है, एमोर्फस की क्या है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो देखिए ये अरेंजमेंट है आपकी किसकी, क्रिस्टलाइन की, और ये अरेंजमेंट है आपके एमोर्फस की। इसमें आपके एमोर्फस में आपका क्या होता है, ऑर्डर अरेंज नहीं होता, आपके एटम ऑर्डर में नहीं होते, मतलब रैंडमली इधर उधर कहीं भी सेटल होते हैं, आपके एटम या मॉलिक्यूल कहीं भी रैंडमली अरेंज होते हैं। जबकि आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके एटम की अरेंजमेंट बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एटम की अरेंजमेंट बहुत अच्छी होगी तो इसका मतलब आसानी से, मतलब बिल्कुल बढ़िया पैकिंग होगी, बढ़िया पैकिंग होगी तो उसका मतलब है डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि सोचो, आप ही सोचो, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में आराम से जितने आ सकते हैं उतने आराम से हमने एटम फिल किए,
जितने एटम आ सकते हैं हमने उतने एटम फिल किए, तो इसका मतलब अरेंजमेंट अच्छी रखी हमने, अरेंजमेंट अच्छी रखी, एटम फिल किए, और इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि डेंसिटी बढ़ गई आपकी, कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या हो गया, बढ़ गया। बट इस केस में सोचो, इस एमरफस के केस में सोचो कि भैया यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ कुछ और होगा, डेंसिटी यहाँ कुछ और होगी, मतलब इसकी डेंसिटी फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भैया अरेंजमेंट ही सही नहीं है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसकी क्या होती है, डेंसिटी अलग होती है। तो इसकी डेंसिटी ओवरऑल मैं कहूंगा लो है, और इसकी डेंसिटी ओवरऑल क्या है, हाई। किसके मुकाबले, क्रिस्टलाइन के मुकाबले, किसकी, एमॉर्फस की। तो लिखिए इसमें सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम आर अरेंज इन रेगुलर मैनर, रेगुलर रेगुलर मैनर या पीरियोडिक मैनर, रेगुलर मैनर बोलो या पीरियोडिक मैनर बोलो, एक ही बात, पीरियोडिक मैनर कि एटम की अरेंजमेंट कैसे होती है आपकी, रेगुलर शेप में होती है, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, एमोर्फस में होता है आपकी अरेंजमेंट सही नहीं होती, मतलब जो जहां मिला वो वहीं बैठ गया, मतलब रैंडमली आपकी अरेंज है यहाँ पे। देखिए, एटम्स आर अरेंज्ड, एटम्स आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर, रैंडम मैनर। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं। आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, एग्जांपल देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अगर बहुत ज़्यादा जल्दी इसे रैपिडली कूल करूं, बहुत जल्दी से ठंडा करूं, तो भैया ठंडा करने पे मतलब रैपिडली कूल करने पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको रैपिडली कूल कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, तो ये बनता है ग्लास। मतलब इसको रैपिडली कूल करने पे क्या बन रहा है आपका, ग्लास। ये हो रहा है आपका रैपिडली कूल कर रहा हूं, मतलब सुपर कूल। रैपिडली कूल करने पे क्या बनता है, ग्लास। और ग्लास क्या है, ग्लास एक एमरफस है। ग्लास क्या है, ग्लास एक एमरफस है, एमरफस सॉलिड है। और अगर इसी सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मैं अगर भैया टाइम दूं, मतलब आराम से इसे ठंडा करूं, धीरे 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 से ठंडा करूं, तो बनता है ये आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन है। मैंने क्या किया, सिलिका डाइऑक्साइड, मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम नहीं दिया। इस एमरफस के केस में मैंने एटम को अरेंज होने का टाइम नहीं दिया, फटाफट उसे कूल कर दिया। मतलब उसे टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर डाउन किया, फटाफट उसे कूल किया, मैंने उसे अरेंजमेंट होने का टाइम नहीं दिया, उसने फटाफट क्या बना लिया, ग्लास फॉर्म कर लिया। एमरफस सॉलिड है, मतलब उसके एटम की अरेंजमेंट नहीं हुई, वो इधर उधर कहीं भी एटम है, ग्लास के एटम इधर उधर मतलब रैंडमली अरेंज है। बट मैंने यहाँ टाइम दिया। मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने क्या किया, आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मैंने टाइम दिया, मतलब स्लोली उसको क्या किया, कूल किया, तो बना वो क्वार्ट्ज। मतलब इस केस में मैंने उसे टाइम दिया, मतलब एटम को अरेंज होने के लिए मैंने टाइम दिया। अगर मैंने दिया टाइम उसे एटम को अरेंज होने के लिए, तो आपके एटम एकदम क्या करेंगे, अरेंज मैनर में, पीरियोडिक मैनर में अरेंज होंगे, तो वो बनाएगा क्या, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज बनाएगा। और क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज एक क्या है आपका, क्रिस्टलाइन है, और ये अमरफस है। तो इसमें इस केस में मैंने क्या किया, स्लोली कूल किया, मैंने ठंडा किया क्या, स्लोली। और इसमें क्या किया, रैपिडली। रैपिडली बोलो या आप बोलो सुपर कूल, तो इसीलिए इसका नाम, एमरफस का नाम सुपर कूल भी, ठीक है। हमने क्या किया, आपके ग्लास के केस में आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बहुत रैपिडली कूल किया, बहुत जल्दी ठंडा किया, टाइम नहीं दिया हमने एटम को अरेंज होने का, तो क्या बना, ग्लास बना। और ग्लास का एक अमॉर्फस सॉलिड है, जिसमें क्या, अमॉर्फस क्या होता है, जिसके एटम की अरेंजमेंट सही नहीं होती है, रैंडमली कोई कहीं भी होता है। तो अब ग्लास की एटम की अरेंजमेंट देखोगे, तो भैया उसके एटम की अरेंजमेंट रैंडमली होती है, इधर उधर होती है। और आपके जबकि हमने उसको टाइम दिया, हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ठंडा करने के लिए क्या किया, टाइम दिया, हमने उसे ठंडा किया, बट उसे टाइम दिया, धीरे 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 ठंडा किया, तो भैया एटम बिल्कुल अरेंज मैनर में होगा, अरेंज, ठीक है। तो क्या बना, क्वार्ट्ज बना। और क्वार्ट्ज क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। मतलब बस तरीका चेंज किया, आपका क्या बन गया, क्वार्ट्ज और आपका एमरफस। बस कुछ नहीं है डिफरेंस, बस इतना ही है कि एटम की अरेंजमेंट में फर्क है। हमने अरेंजमेंट को फर्क में हमने क्या बोल दिया, एक को बोल दिया क्रिस्टलाइन और एक को बोल दिया क्या, एमरफस सॉलिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस पे बात करते हैं हम अपने। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखिए क्रिस्टलाइन और एमरफस का नेक्स्ट डिफरेंस।
क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एमरफस। देखिए क्या होता है आपका एमरफस जो होता है, एमरफस की आपके एटम की अरेंजमेंट रैंडमली होती है, ठीक है, जबकि क्रिस्टलाइन में मैनर में होती है। तो भैया अगर मैनर में है, सोचो अगर ये आपके एटम के अरेंजमेंट ऑर्डर में है, मतलब मैनर है, पीरियोडिक फॉर्म में, तो आप अगर इसकी डेंसिटी चेक करने जाओगे, इसके मुकाबले इसकी एटम की अरेंजमेंट कुछ अजीब सी होती है। अगर आप इसकी डेंसिटी चेक करने जाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा प्रेजेंट होगा, इसमें मास ज्यादा प्रेजेंट होगा, और इधर आप चेक करने जाओगे तो इधर पर यूनिट वॉल्यूम में मास कम प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसके मुकाबले, तो इस पॉइंट को भी लिखिए। इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है, और इसमें होता है आपका लो डेंसिटी। इसकी आपकी हाई डेंसिटी, इसमें लो डेंसिटी। और देखिए अभी मैंने देखा एटम की अरेंजमेंट बिल्कुल मतलब पीरियोडिक फॉर्म में होती है, मतलब ऑर्डर में होती है। अगर आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर बहुत लंबा तक जाता है, मतलब जितना होता है उतना ये ऑर्डर में होते हैं इसके एटम के अरेंजमेंट। बट इसमें आप चेक करोगे तो इसमें एटम की अरेंजमेंट रैंडमली होती है, मतलब पता नहीं कैसे अजीब सी होती है। तो अगर आप इसमें चेक करोगे तो थोड़ी देर तो रैंडम होगा, फिर उसके बाद टूट जाएगा, थोड़ी देर तो रैंडम होगा, फिर टूट जाएगा, फिर थोड़ी देर रैंडम होगा, फिर टूट जाएगा, मतलब थोड़ा रैंडम चलता है, फिर कहानी खत्म हो जाती है, फिर कुछ और ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये रैंडम टोटली देखो तो रैंडम फॉर्म में नहीं होता। अगर रैंडम अगर देखोगे तो छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में रैंडम होगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये रैंडम ये नहीं होता, जबकि ये रैंडम फॉर्म में होता है। आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में होता है, मतलब ऑर्डर फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है, ऑर्डर में नहीं होता। तो लिखिए इस पॉइंट को भी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज फाउंड, और इसमें आपका शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। और अगर देखो इसमें क्या होता है आपका, अगर सॉलिड आपका एटम अरेंज है, तो इसका मतलब यह है कि सारे एटम एक जैसी अरेंजमेंट में है। अगर एक जैसी अरेंजमेंट में है तो इसका मतलब अगर इसको हम हीट करें तो भैया जैसा पहला आइटम बिहेव करेगा वैसा अगला, इसके बीच में मतलब अरेंजमेंट सबकी सेम है। और आपको पता है ये आइटम और ये आइटम सेम है, अगर और ये आइटम सेम है और अरेंजमेंट क्या है, सेम है, तो भैया इसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा सेम, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी, सबका सेम होगा। तो इसका मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। जबकि इसमें तो ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, एटम की अरेंजमेंट रैंडमली होती है, यहाँ पे बीच में कभी हवा आ रही है, कभी एटम आ रहा है, ऐसे मतलब अरेंज अजीब सा होता है। तो अरेंजमेंट अजीब से होगा तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और ही होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, जबकि इसका फिक्स होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिए। मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, लगभग फिक्स होती है, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज एग्जांपल स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ये आपका 1539 क्या है, 1539 डिग्री सेल्सियस, ये मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आपके स्टील का, जबकि इसमें तो कुछ फिक्स ही नहीं होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। नाउ नेक्स्ट देखिए, ना देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, आपका जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एटम की अरेंजमेंट है, एटम की अरेंजमेंट है तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ओवरऑल, तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर उस एटम के अरेंजमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या हो, अलग अलग हो, तो वो कैसा मटेरियल होता है, वो आपका होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल। और अगर आपका मटेरियल हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपका हर डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो, तो वो आपका क्या होता है, एमरफस होता है। वो सॉरी वो आपका क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखिए, दीज आर एनिसियोट्रोपिक,
और ये दीज आर आइसोट्रोपिक। क्या होता है एनिसोट्रोपिक, क्या होता है आइसोट्रोपिक, इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक इमेज दिखाता हूं आपको, एक इमेज से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है आपका एनिसोट्रोपिक, क्या होता है आपका आइसोट्रोपिक, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए इसमें जो आपका आइसो वर्ड है, आइसो वर्ड का मतलब है आपका सेम, आइसो वर्ड का क्या मतलब है, सेम। और आपका ट्रोपिक, ट्रोपिक वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब आपका आइसो मतलब सेम, ट्रोपिक मतलब डायरेक्शन। तो भैया आपका ऐसा मटेरियल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो हर डायरेक्शन में। अगर ऐसा मटेरियल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी आपकी, जैसे मैंने ले रखा है यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ले रखी है, यहाँ भी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा मटेरियल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो, तो वो कैसा होता है मटेरियल, वो होता है आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, और यही आपका उल्टा क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, ट्रोपिक मतलब डायरेक्शन, और एन, एन यहां पे इसका मतलब होता है नॉट, मतलब आपका ऐसा मटेरियल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो मैंने लिख रखा है हर जगह, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपका हर डायरेक्शन में क्या हो, सेम नहीं हो, एन यहां पे एन वर्ड यूज किया है, तो सेम नहीं हो, तो वो कैसा मटेरियल होता है, वो आपका एनिसोट्रोपिक मटेरियल होता है। मतलब जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हर डायरेक्शन में क्या हो, आपकी सेम हो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो, आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल। और इस ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसा मटेरियल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या हो, सेम ना हो, मतलब अलग अलग हो, तो क्या होता है, आपका एनिसोट्रोपिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आपका एनिसोट्रोपिक का एग्जांपल है आपका, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने दिखा रखा, और ये आपका एमरफस सॉलिड है। देखिए ये आपका क्या है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये आपका क्या है, ये एमरफस सॉलिड है। ठीक है, एमरफस सॉलिड। ठीक है, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका एमरफस सॉलिड। देखिए इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपकी एटम की अरेंजमेंट है बिल्कुल मैनर में, डायरेक्शन में, मतलब एटम की अरेंजमेंट ऑर्डर में है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम की अरेंजमेंट क्या होती है, ऑर्डर में होती है। लेट अस सपोज कुछ ये आपके मैंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ले रखे, एक एक करके देखते हैं कि कैसे एनिसोट्रोपिक, कैसे आपका क्रिस्टलाइन में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे अलग अलग होती है, वो समझिए। लेट अस सपोज पहली बात करते हैं, पहली बात करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम उठा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कैसे अलग है, जबकि इसकी अरेंजमेंट तो सेम है, अरेंजमेंट एकदम ऑर्डर में है, मैनर में है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कैसे है। तो देखिए ध्यान से समझिए, मैं पहले लेता हूं आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेट अस सपोज मैंने यहां से कुछ लाइट फेंकी, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मैंने कुछ रे ऑफ लाइट फेंकी, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो इस डायरेक्शन में मूव की, इस डायरेक्शन में मूव की, तो भैया ये कुछ टकराया 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 और इसकी वेलोसिटी कुछ और हो गई। इस डायरेक्शन में जब मैंने फेंका तो भैया इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में फेंका तो इसकी वेलोसिटी कुछ और है, इस डायरेक्शन में फेंका तो वेलोसिटी कुछ और है, इस डायरेक्शन में फेंका तो वेलोसिटी कुछ और है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, चेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। इस डायरेक्शन में लेट अस सपोज कोई ए डायरेक्शन है, कोई ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या दूसरा कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी अलग होगी, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग होगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग होगी, इस डायरेक्शन में अलग होगी, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग होगी। तो हर डायरेक्शन में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हर डायरेक्शन में क्या है, अलग है। ऐसे ही आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है भैया, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो भैया मैकेनिकल स्ट्रेंथ कुछ और है, मतलब इसकी हार्डनेस टफनेस जो भी हो इसका क्या है, इसका अलग है, जबकि इस डायरेक्शन में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है, इस डायरेक्शन में अलग है, और इस डायरेक्शन में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है, इस डायरेक्शन में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है, इस डायरेक्शन में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग है, मतलब हर डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो भैया ये भी क्या है, आपका हर डायरेक्शन में अलग अलग है। तो इसका मतलब इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या होती है, चेंज होती है। सेम कहानी इसके साथ ये भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में क्या होगी, चेंज होगा, अलग अलग होगी। इस डायरेक्शन में आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी। तो भैया हर डायरेक्शन में क्या होता है, क्रिस्टलाइन में अलग होता है, जबकि एमॉर्फस में, मतलब इसमें आइसोट्रोपिक में ऐसा नहीं होता, इसमें हर डायरेक्शन में लगभग सेम ही होते हैं। कैसे, वो देखो। लेट अस सपोज बात करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट की।
तो अगर मैं इससे रे कोई फेंकूं तो भैया यहाँ टकराएगी, वहां देखो तो ये टकरा ही रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं टकरा रही है, इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं टकरा रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में लगभग इसकी वेलोसिटी क्या हो, सेम ही है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है भैया, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कुछ और है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मतलब सेम ही है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वही है जो उस डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो रही है, सेम ही है, लगभग क्या हो रही है, सेम ही है, क्योंकि हर डायरेक्शन में आपको एटम कहीं ना कहीं रैंडमली अरेंजमेंट मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, बट यहाँ पे तो ऐसा है, तो भैया हर डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। ऐसे लेट अस सपोज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ में आपका हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम ही मिलेगा लगभग आपको, कि आप देखो, देखिए इस डायरेक्शन में आपका कुछ आपका क्या है, आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी टफनेस, हार्डनेस और जो भी हो, आपका क्या हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन इधर भी उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि भैया जितने एटम इधर टकरा रहे उतने ही लगभग इधर ही इतने टकराएंगे, क्योंकि रैंडमली अरेंज है। यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पे आपका इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सब क्या है, अलग है, जबकि इस डायरेक्शन में, जबकि आपकी इस डायरेक्शन में अलग है आपकी हार्डनेस, और इस डायरेक्शन में आपकी हार्डनेस अलग है, इस डायरेक्शन में हार्डनेस अलग है, इस डायरेक्शन में हार्डनेस अलग है, हर डायरेक्शन में आपकी क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग अलग है। सेम कहानी इधर, अगर आपकी इस डायरेक्शन में देखो तो हार्डनेस उतनी ही है, इस डायरेक्शन में देखो तो लगभग उतनी, इस डायरेक्शन में तो लगभग उतनी, कि भैया एटम के रेंज में कहीं ना कहीं जाके वो टकराती है। तो भैया इस कहानी में क्या होता है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, हर डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। तो भैया ये कैसा है, आपका आइसोट्रोपिक, ऐसा मटेरियल जिसकी हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही हो, सेम हो रही हो, तो भैया वो कैसा मटेरियल है, वो आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल है। और ये किस में आता है, आपका एमॉर्फस सॉलिड में। और आपका ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, तो भैया वो कैसा, वो आपका एनिसोट्रोपिक मटेरियल है, ठीक है, जो आता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो ये आपका एनिसोट्रोपिक था, ये आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल है। इसीलिए आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा है, मटेरियल है आपका एनिसोट्रोपिक मटेरियल है, और आपका एमरफस सॉलिड कैसा मटेरियल है, आपका आइसोट्रोपिक मटेरियल है, ठीक है ना। देखिए इसका एनिसोट्रोपिक का एग्जांपल आपका वुड है, बहुत अच्छा एग्जांपल है एनिसोट्रोपिक का, क्या है, वुड। और आपका आइसोट्रोपिक का एग्जांपल क्या है, आपका ग्लास, ठीक है। तो एक काम की एग्जांपल भी लिख लीजिए साइड में, इसका एग्जांपल है आपका, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वुड, और इसका एग्जांपल है आपका ग्लास। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास, ठीक है, आपका इसका एग्जांपल क्या है, ग्लास, ठीक है। तो ये क्या था आपका एनिसोट्रोपिक, और ये क्या है आपका आइसोट्रोपिक। ये भी हम मैंने देखा, जो आपको दिखाया डायग्राम, ये आपका सिंगल क्रिस्टलाइन है, मतलब सिंगल क्रिस्टल है ये, ठीक है। ये आपका क्या है, सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सिंगल क्रिस्टल, अलग अलग क्रिस्टल एक जगह हो, तो उसको कहेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन। मतलब पॉली मतलब मैनी, मतलब बहुत, और आपके क्रिस्टल अलग अलग क्रिस्टल जिसकी अरेंजमेंट क्या हो, सेम हो, अलग अलग अरेंजमेंट की क्रिस्टल क्या हो, सेम एक जगह आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में। नेक्स्ट देखिए पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, मटेरियल देखिए, देखिए ये कुछ ऐसा मटेरियल है, आपको कुछ दिखा रहा हूं मटेरियल। इसमें अलग अलग एटम्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, अलग अलग ऑर्डर के अरेंजमेंट एटम वाले दिखा रहा हूं।
ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ आपको डायग्राम दिखाया, इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा है कि भैया आपका जो एटम है, अलग अलग एटम अलग अलग अरेंजमेंट है, ठीक है, उनको क्या है, उनको साथ रखा गया है, उनको एक साथ है, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन। मतलब देख रहे हैं, ये क्रिस्टल अलग है, ये क्रिस्टल अलग है, ये क्रिस्टल अलग है, ये क्रिस्टल अलग है, तो मतलब अलग अलग क्रिस्टल एक साथ है, मतलब तो इसको क्या कहूंगा मैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। और जिसमें आपका क्रिस्टल को मैं आप कह रहा हूं, इसमें आपके जो क्रिस्टल जो बने हुए हैं ये किससे बने हुए, ग्रेन से, तो मैं इसको कह रहा हूं ग्रेन। ये क्या है, ग्रेन से बने हुए। और आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो इसको सेपरेट कर रही है, इस वाले क्रिस्टल को इस वाले क्रिस्टल से सेपरेट कर रही है, इस वाली लाइन को मैं कह रहा हूं आपका बाउंड्री ग्रेन या ग्रेन, ग्रेन बाउंड्री। बहुत पतली बाउंड्री होती है, ठीक है, बहुत पतली बाउंड्री होती है, यह होती है आपकी ग्रेन बाउंड्री। और आपकी जो ये क्रिस्टल, अगर सिंगल क्रिस्टल होगा, उससे ज्यादा मजबूत होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। क्यों? क्योंकि भैया जो आपके डिसलोकेशन होने नहीं देगा, ये जो बाउंड्री होगी ना, तो इस एटम को डिसलोकेट होने नहीं देगा, तो लॉक लगा के रखेगा। लॉक लगा के रखेगा तो भैया आपका सिंगल ग्रेन क्रिस्टल से ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, भैया आपके पॉलीक्रिस्टलाइन की क्या होती है, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ठीक है, देखिए बहुत सारे आपके एटम्स होते हैं, बहुत सारे आपके मटेरियल्स होते हैं जो आपके अरेंज किस में होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। मतलब बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, जबकि बहुत सारे होते हैं जो सिंगल क्रिस्टल में मिलते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है आपका क्वार्ट्ज, डायमंड, सुगर, आपका NaCl, ये सब आपके सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको सिंगल फॉर्म में मिलता है, जबकि बहुत सारे ऐसे हैं मटेरियल जो आपके पॉलीक्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो वन बाय वन सारे पॉइंट को लिखते हैं, जिस जो पॉइंट हमने बोला है वन बाय वन सारे पॉइंट लिखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में, ठीक है। तो लिखिए इसमें, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन मटेरियल may be either in form single crystal, form of single crystal, in form of single crystal, of single crystal, or an aggregate, of many crystal known as polycrystalline material, ठीक है, मटेरियल नॉन एज पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन polycrystalline material there are a number of grains separated by well defined boundary known as grain boundary, ठीक है, known as grain boundary। नेक्स्ट लाइन लिखिए, in each grain atoms are arranged in single direction, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में सारे अरेंजमेंट होगी उनकी। और बट जबकि उनकी क्या होगी, ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट क्या होगी आपकी, डिफरेंट करेगी, मतलब अलग अलग होगी उनकी अरेंजमेंट, डिफरेंट होगी, ठीक है। देखिए, बट द ओरिएंटेशन ऑफ atoms differ from grain to ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन। और आपका जो सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, कम स्ट्रेंथ होता है, किससे, पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से। मतलब आपका पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत होता है, किससे, आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से, सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये भी पॉइंट लिखिए,
पॉलीक्रिस्टलाइन material and stronger than single crystal material because grain boundary obstruct the moment of dislocation, obstruct the moment of dislocation such material dislocate। ठीक है, मतलब वो आपकी जो बाउंड्री होती है, ग्रेन बाउंड्री होती है, वो उसको डिसलोकेट मतलब इधर उधर अरेंजमेंट को होने नहीं देती है। ठीक है, इससे आपका क्या होता है, आपका जो पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसकी इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है ज्यादा, किससे, आपका सिंगल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो कुछ, ये इसको नोट फॉर्म में लिखिए, काम कीजिए, इसको नोट फॉर्म में लिखिए। most of material exist in polycrystalline form, but some material exist in single crystal form सच है। देखिए, कुछ आपके ऐसे होते हैं जो आपके अलग अलग पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और कुछ आपके अलग अलग होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। आपका कुछ एग्जांपल है क्वार्ट्ज, डायमंड, NaCl, आपका शुगर मतलब चीनी, ये आपका क्या है, आपके सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ये आप पढ़ोगे भी, ये जितने भी आपके सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, ये आप वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे इसी चैप्टर में, सॉलिड स्टेट में वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। लिखिए कौन कौन से एग्जांपल है सिंगल क्रिस्टल फॉर्म, एग्जांपल में लिखिए, such as quartz, diamond, sugar, NaCl। ठीक है, ये आपके क्या है, कुछ ऐसे हैं जो आपके सिंगल फॉर्म में स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नाउ इस सॉलिड स्टेट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आपका मेटालिक सॉलिड, आपका आयनिक सॉलिड, और आपका कोवैलेंट सॉलिड, और आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या होता है और ये बॉन्डिंग के हिसाब से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।